वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही प्रॉपर्टी, आर मैक्स आर मीन है ना, टू वेक्टर। चलो लाइब्रेरी के ऊपर वाला लाइट बंद करो तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रॉपर्टी दोनों सेम होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है ना। लाइट बंद करना है, L2 लाइट होगा वो, बस। हेडिंग डालिए पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स, पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। हेडिंग डालिए पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। पहला पैरामीटर है आपका, हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डाले हो? पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स। तो पैरामीटर्स होगा, प्लुरल है इसमें। पहला पैरामीटर है हमारा। अच्छा, सबसे पहली बात को हमें समझ में आना चाहिए कि काइनेमेटिक्स मतलब हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे हैं। किसका? वो भी प्योर मोशन का कि कॉज ऑफ मोशन का? प्योर मोशन का। अब किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लो हमको स्पीड का स्टडी करना है, तो हम लोग लिखेंगे अच्छा बड़े पार्टिकल का स्पीड, सेलेसियल ऑब्जेक्ट का स्पीड, छोटे पार्टिकल का स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। अच्छा, लाइट के स्पीड से ज़्यादा है तो कुछ और ज़्यादा तो होगा नहीं, लाइट के स्पीड के आसपास है तो कुछ कहानी अलग होगा, साउंड के स्पीड से ज़्यादा है तो मैक में चला जाएगा। ये सारा चीज़ हमने डिसाइड करा है, बहुत सारा चीज़। ठीक उसी तरह अगर हमें मोशन को स्टडी करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या क्या रूल्स हो सकता है जिसके भी यहाँ पे कहेंगे अच्छा इसको फुलफिल कर रहा है तो अच्छा ये ऐसा हो सकता है, ऐसे को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया डेवलप किए हैं और उसी क्राइटेरिया को हम लोग नाम देते हैं पैरामीटर्स। क्या नाम देते हैं? और पैरामीटर्स आप ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुके हो, इसको बोलते हैं पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? अब कोई पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले, या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कहाँ पर है, ये डिसाइड करने के लिए इसका लोकेशन चाहिए। अब हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है बताओ श्रीलंका किधर है, तो हम लोग फटाक से कहते हैं अच्छा श्रीलंका, अरे सर इंडिया के नीचे है, साउथ इंडिया के नीचे है श्रीलंका, या सुनो। लेकिन अगर साइंटिस्ट से पूछेगा कि श्रीलंका किधर है तो नहीं बताएगा कि इंडिया के नीचे है कि पाकिस्तान के बगल में है, वो किधर क्या बताएगा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के टर्म में, वो कोऑर्डिनेट के टर्म में बताएगा। किसके टर्म में? आपका जो जीपीएस काम करता है, क्या कैसे कैसे काम करता है? अपना पोजीशन का भी सर्च करना, कितना नॉर्थ, कितना कितना, तो ये सारा चीज बताने के लिए, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए जिसका हम हेल्प लेते हैं उसी को बोलते हैं पोजीशन। अगर इस पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स में सर्टेन डिस्टेंस चलना होगा और वाई में भी सर्टेन डिस्टेंस चलना होगा, और एक्स और वाई जो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा उसको बोलेंगे पोजीशन। कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या नाम देंगे? पोजीशन। और इसी पॉइंट को अगर हम लोग मिला दे ओरिजिन से, मैच करा दे किससे? ओरिजिन से, तो जो व्हाइट कलर का वेक्टर बन रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या नाम देते हैं? और जनरली हम लोग एक्स के साथ कौन सा कैप लगाते हैं? आई कैप। और वाई के साथ कौन सा कैप लगाते हैं? जे कैप। जिन्हें याद नहीं है याद रखेंगे, एक्स के साथ कौन सा कैप? आई कैप, वाई के साथ जे कैप, और जेड के साथ कौन सा कैप? के कैप। तो ये कहानी है किसकी? पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर के। किसकी? तो अगर आपसे पूछेगा कि कोई की पोजीशन क्या है तो आप क्या बोलिएगा? इट इज अ लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी पार्टिकल इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा किसी पॉइंट का जो लोकेशन होता है, एड्रेस होता है। अब यहाँ हमको पी तक पहुंचना है, अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 4 और 10, तो हमको x में कितना मीटर चलना पड़ेगा? 4 मीटर। और y में कितना मीटर चलना पड़ेगा? 10 मीटर। जैसे हम इतना चल देंगे इसी पॉइंट पे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। तो किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है, क्या होता है? लोकेशन। वही लोकेशन क्या कहलाता है? पोजीशन। क्या कहलाता है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा पोजीशन क्या है तो क्या कहिएगा? इट इज द लोकेशन ऑफ
एनी पॉइंट, और लोकेशन को हम एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरली इट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। जनरली हम लोग इसको किसके टर्म में देते हैं? कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है, और जब 3D में जाओगे तो जेड कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट। तो जब हम कोऑर्डिनेट के टर्म में देंगे, किसके टर्म में? कोऑर्डिनेट के, तब उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन। अब उसी पॉइंट को जब हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से मिला देंगे तो एक वेक्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? वेक्टर का। उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? और जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि x का जो डायरेक्शन होता है ना, और y का डायरेक्शन और z का डायरेक्शन, तो हम बार बार नहीं कहते हैं कि along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। अब साइंस के लैंग्वेज में इतना कहोगे along पॉजिटिव x एक्सिस तो पता चलेगा एक लाइन तो वहीं ले लिया। इसलिए साइंटिस्टों ने इसके डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए एक डायरेक्शन वेक्टर असाइन किया। कौन सा वेक्टर? डायरेक्शन वेक्टर। और ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैप। वो हमारा ए कैप भी हो सकता है, एक्स कैप भी हो सकता है, वाई कैप भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्टों ने पहले से ही मान रखा है कि जो हमारा एक्स में होगा क्या होगा? आई कैप, वाई में होगा तो कौन सा कैप? जे कैप, और जेड में होगा तो कौन सा कैप? के कैप। अगर यहाँ का किसी पॉइंट का पोजिशन है 10 और 20, मतलब इसको एक्स में कितना चलना पड़ेगा? 10 मीटर, और वाई में कितना चलना पड़ेगा? ऐसे दिख तो नहीं रहा है ना? x में कितना चलना पड़ेगा? 10 मीटर, और y में कितना चलना पड़ेगा? मान लेते हैं 20 मीटर। तो ये along x एक्सिस कितना चला? 10। तो इसको पोजीशन वेक्टर को अगर लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे 10 i कैप। और अगर y में कितना चला? 20, तो इसको लिखना पड़ेगा +20 j कैप। क्या? अगर वहीं नेगेटिव वाई एक्सिस में जाता तो -20 जे कैप होता। अरे समझा या नहीं? कौन सा वेक्टर? पहले क्या दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? कौन? पोजीशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप एंड जे कैप। कोऑर्डिनेट के साथ क्या क्या बोल जैसे? आई कैप एंड जे कैप। तो क्या कहलाता है? पोजीशन की पोजीशन वेक्टर। बोलो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। बातें क्लियर है या नहीं है? तो पहला पैरामीटर क्या बताओ जल्दी से? पोजीशन। लिखो तो इट इज लोकेशन और एड्रेस ऑफ, इट इज लोकेशन और एड्रेस ऑफ, इट इज लोकेशन और एड्रेस ऑफ any particle or point, any particle or point in particular frame of reference, in particular frame of reference, in particular frame of reference। हो गया? पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे when that particular point merges by a vector, merges by a vector through origin, then it is known as position vector, then it is known as position vector, then it is known as position vector। नीचे स्टार देख के लिखना, एक और पॉइंट स्टार दो और लिखो तो इन जनरल position is given in the terms of, in general position is given in the terms of coordinates,
coordinates while position vector is given coordinates with corresponding orthogonal unit vector, corresponding orthogonal unit vector डन। अरे डन है तो छाप डालो जो बोर्ड पर दिख रहा है। ना, जब रेफरेंस पॉइंट से मिलाया जाता है ना उसको पोजीशन जनरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे रुक जाओ भाई, आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब तुम ओरिजिन को एक और ऑलरेडी बनाओगे कि नहीं ये हमारा एक और पोजीशन वेक्टर है, तब इस केस में तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन ही कहलाता है और वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर। तुम अगर ओरिजिन से चल रहा है, किससे चल रहा है? ओरिजिन से, तो कहोगे कि हाँ सर यहाँ तक पहुँच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए हुआ, तो उस केस में ओरिजिन को भी एक पोजीशन वेक्टर तुमको मानना पड़ेगा। समझ रहे हो? अदरवाइज हम रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ही रहने देते हैं और किसी पॉइंट का जो लोकेशन होता है वो कहलाता है पोजीशन, और इसको आई कैप और जे कैप के साथ मिला देते हैं तो वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाते हैं? और पोजीशन वेक्टर को जनरली हम या तो दो पॉइंट को मिलाने वाले ओपी या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? आर। हाँ, अगर यहीं ओ बदल के कुछ और हो जाता तब डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। अगर हमारा एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तब वो डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या कहलाएगा? पोजीशन। और वहीं एक पॉइंट ओरिजिन के बदले कोई दो पॉइंट अलग अलग हो जाएगा, ए बी पी क्यू आर एस कुछ भी हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। आएगा, अभी अभी जस्ट आएगा, क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। अभी के लिए तुम छापो। छाप लिया? अच्छा, जो हमने स्टार दे के लिखा है ना, तो हमने लिखा है कि ये x और y के टर्म में दिया जाता है। कौन? पोजीशन। लेकिन जब पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो x के साथ कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, तो कौन है कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर? तो x के साथ कौन सा कैप? i कैप। y के साथ और z के साथ तो क्या लिखेंगे? x के साथ i कैप प्लस y के साथ j कैप प्लस z के साथ k कैप। समझ में आया? तो यही लिखवाया गया कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, है ना? अरे लिखा है, चलो ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना था और ये लिखना था। आई थिंक लिख चुके होगे और डायग्राम भी बना चुके होगे, हाँ या ना? जो लेट ज्वाइन किए हैं याद रखेंगे, एक्स के साथ कौन सा कैप? आई कैप। वाई के साथ और जेड के साथ कौन सा कैप? के कैप। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ा जा सकता है? पक्का। दूसरा पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। अब 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? 9th में क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में? कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और परपेंडिकुलर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो कहाँ पढ़ लिया था 9th में रे? मतलब लम्बा लम्बा छिल रहा है वहाँ। वेक्टर तुमको कौन पढ़ा दिया है कि तुम चेंज इन पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं? और तुम पढ़ा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या पढ़ा होगा? तो उस लेवल में गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये सब इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, जो दिखता है उस तरह से बोला गया है ना? अगर पूछा जाएगा भैंस क्या है, तो अगर कोई कहेगा कि अच्छा भैंस दूध देती है, तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। गाय भी दूध देती है, इसका मतलब गाय को भैंस कह देगा? उसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन होगा। तो वो हम लोग इफेक्ट इम्पैक्ट बताते हैं कि अच्छा शॉर्टेज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। एक्चुअल क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो तो डिस्प्लेसमेंट
इसके बारे में लिखना है, लिखिए तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर is called displacement or displacement vector is called displacement or displacement vector. हो गया। थोड़ा सा कहानी देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा ही देखना है, बोर्ड पर देख लो। फिर बहुत सारा चीज़ इसमें लिखना भी है। कथा, ये कौन सा एक्सिस है? अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा अच्छा बनाया जाए। हाँ, पलटिए पलटिए, पानी बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम लोग का इंतजार कर रहा था कि हाँ ये अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसका 3D में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? 0 0 0। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P1 है। क्या पॉइंट P1 है? अब इसको जैसे ही हम मिलाएंगे ओरिजिन से तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। या तो OP1 कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? R1। अब ये यहाँ पर पार्टिकल था, यहाँ पर तुम्हारा घर है, यहीं पे था। तब तक कॉल आया कोचिंग से, कह रहे एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दिया गया है, संडे को भी आ जाओ, कर लेना है एक्स्ट्रा क्लास। तब तुम क्या किया? अपना पोजीशन चेंज किया और दूसरे पॉइंट पे पहुँच गया। जाना चाहिए था कोचिंग, पहुँच गया दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी मनाने। नहीं करता है ना बच्चा सब, कोचिंग के नाम पर घर से निकलेगा आ जाएगा। आजकल तो खैर थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। साइकिल उकल देखते रहिएगा, बिना ताला के अगर साइकिल रखे होंगे तो देखते रहिएगा। हैं आज स्टाफ नहीं है, पहले भी बोल दिए हैं। तो पहुंचना है कहाँ और पहुंच जाते हैं कहाँ, तो ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट की कुछ और। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। ये जो आपका पोजीशन चेंज हुआ, इसी चेंज इन पोजीशन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं पूछूं ट्रायंगल्स लॉ से या किसी भी लॉ से, देखो ट्रायंगल्स लॉ से बताओ तो कौन कौन है? R1 वेक्टर प्लस S1 वेक्टर। कौन कौन? R1 वेक्टर प्लस S1 वेक्टर का सम किसके बराबर होना चाहिए? बोलो? R2 वेक्टर। यहां से अगर हमको S वेक्टर निकालना होगा तो इधर का प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, फाइनली हम लोग जनरली कॉमन सेंस से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1। और हमको इसको एस्टैब्लिश कैसे करना पड़ा? ट्रायंगल्स लॉ से। कौन कौन का सम बोलो? R1 और S का R2 है जी, R1 और S का सम किसके बराबर हो गया? तो R1 प्लस S इज इक्वल टू R2। यहाँ से S अगर सेपरेट करेंगे तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जनरली इसको हम S से डिनोट करते हैं। किससे? लेकिन ये टेम्परेरी है, मतलब फिक्स नहीं है कि हम S से ही डिनोट कर सकते हैं। हम उसको X से भी डिनोट कर सकते हैं, हम उसको D से भी डिनोट कर सकते हैं, हम उसको Y से भी डिनोट कर सकते हैं, Z से भी डिनोट कर सकते हैं। जो भी हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं या डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन यही है, उसको वेक्टर फॉर्म में डालिएगा। किस फॉर्म में? लेकिन जनरली हमारा डिस्प्लेसमेंट इस पूरे 11th में यहाँ पर किससे डिनोट होगा? S या फिर X। तो लिखा दिया जाएगा, घबराओ मत। चलो फटाफट लिखते जाओ। तो जस्ट जो डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे S क्या है? S क्या है? डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर, और R1 R2 तो तुम पहले से जानते हो। वेक्टर पढ़ के वेक्टर का फॉर्मूला शीट कोई नहीं बनाया है। अब फॉर्मूला शीट बनाया रहता सब तुमको याद रहता है, फॉर्मूला प्रॉपर्टीज सब कुछ याद रहता है। राज फैन ले जाओ, बाहर बैठो ना। टेबल है, चेयर है, वहां बैठो बस, खाली कुर्सी मत तोड़ना। डन। अरे लिख लिया सब कोई? पेन तो अभी चला ही रहा है सब। चलिए स्टार देके कुछ लिखते जाइए। और इस पर न्यूमेरिकल दो टाइप का बनता है, एक वेक्टर रिलेटेड और एक सिर्फ मैग्नीट्यूड रिलेटेड। दोनों हम लोग दोनों टाइप का न्यूमेरिकल देखेंगे। थोड़ा बहुत आपका दिमाग को झन्नाएगा भी। क्या है? चीटी, चीनी और आज तक चीनी चीटी नहीं देखा था क्या? चीनी बहुत सारा गिरा हुआ है। होगा कोई बच्चा लो शुगर का बीमारी होगा, चीनी वनी लेके आया होगा, है ना, गिर गया होगा। अब तुम उसको मारो मत भाई, रहने दो, जीने दो, जीने का अधिकार सबको है। हो गया? लिख लिया? लिखते जाइए कथा। स्टार देके लिखिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हो गया? नेक्स्ट स्टार। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस, ऐसे लिखना है, एस, स्मॉल एस, एस और एक्स। एक्स ऐसे मत लिख लेना, मतलब एस और एक्स। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस, ओ आर और एक्स। हो गया? और फिर से मैं बोल रहा हूं, ये कोई फाइनल नोशन नहीं होता है, फाइनल नोटेशन नहीं होता कि यही यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, फिक्स नहीं है कोई चीज़। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल एफ से प्रेशर नहीं लिखा जाता है, एफ फोर क्या होता है, फोर्स ही होता है। लेकिन आगे जाएगा तो फ्रिक्शन के लिए भी एफ होगा यूज। किसके लिए? बहुत सारी जगह पे एफ यूज होने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये यहाँ पर फिक्स है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आप 11th में पढ़िएगा, फ्रिक्शन पढ़िएगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू पढ़ना है, और 12th में जाइए तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है। क्या बोलते हैं? तो ये फिक्स नहीं है डिनोशन, और नोशन फिक्स नहीं है, जिसके वजह से आप ये कभी मत मानना कि है डिस्प्लेसमेंट एस से। हाँ, जनरली पूरे क्लास 11th में जहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट यूज होगा या तो एस होगा या फिर एक्स होगा, इंडियन बुक में लगभग। और कहीं कहीं अगर आ जाए तो एक्स्ट्रा हो सकता है, इट्स ओके। अरे समझ रहे हो?
नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बताओ, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब चला ही नहीं, यस और नो? ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मान लो 5-5 से तुम चलना शुरू किया, पूरा चांदमारी घूम आया और फिर कोऑर्डिनेट वहीं पे पहुंच गया 5-5 पे, तो फाइनल और इनिशियल क्या हो गया है? सेम। तो फाइनल और इनिशियल सेम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो लिखिए, तो नेक्स्ट स्टार, जीरो डिस्प्लेसमेंट does not indicate particle at rest. Generally, it indicates that final position and initial position are same. Generally, it indicates that final position and initial position are same. हो गया? चलो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो रखो, तुम जीरो रखोगे तो क्या होगा? बोल बताओ जल्दी से। R2 माइनस R1, अरे होगा, इधर का नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव, R1 इज इक्वल टू R2। इट मीन्स फाइनल किसके बराबर हो गया? तो जीरो डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल सेंस क्या होगा कि फाइनल और इनिशियल क्या होने का? दोनों। नो डाउट, अगर हमारा पार्टिकल वहीं पे रेस्ट में है तब भी जीरो होगा, लेकिन इसका सेंस ये है कि फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है। मूव नहीं किया, ये नहीं कह सकते कि जीरो डिस्प्लेस मूव नहीं किया, नहीं, मूव किया होगा, बहुत मूव किया होगा, लेकिन इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होगा? सेम। तो क्या हो जाएगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव। चलो लिखो जल्दी से, हो गया? बताओ, तुम तीन दोस्त को हम तीन काम, एक ही काम दिए कि दिल्ली एक खत पहुंचाना है। खत समझते हो? व्हाट? लेटर। हाँ, खत पहुंचाना है, चिट्ठी ले जाना है, और तुमको बना दिए हम पोस्टमैन। पीएम, पीएमओ, पीएमओ, यू नो पीएमओ, पीएम ऑफिस। ओके, लेट्स ओवर इट। देखो, ये देखो, तीन दोस्त के लिए तुम तीन दोस्तों को मैं भेजा, एक को भेजा 4 व्हीलर से, बाइक से तो जाएगा नहीं, कहेगा अपना चिट्ठी लीजिए सर, नहीं पढ़ेंगे, प्रणाम। एक को भेजे ट्रेन से और एक को भेजे फ्लाइट से, इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट था, घबराओ मत, है ना। वो क्रैश करेगा तो आग नहीं लगता है, जनरली कम लगता है लेकिन कम। इंटरनेशनल वाला तो कहने का मेरा सिंपल सा सेंस ये था कि तीनों का इनिशियल और फाइनल सेम था कि डिफरेंट? तो बताओ, तीनों का डिस्टेंस सेम होगा? क्या सेम होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इसका डेफिनेशन ही है चेंज इन पोजीशन, वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 4 व्हीलर से आए हैं कि सुपरमैन बन के हवा में तैर के आए हैं, इट डजंट मैटर, है ना। मैटर क्या करता है कि इनिशियल एंड फाइनल क्या है, बस इसी को लिखना। लिखिए तो डिस्प्लेसमेंट
is independent of displacement is independent of path followed by particle. It only depends on initial and final position. फुल ऐसा बात लिखना है. It only depends on initial and final position. डन. अरे बोलो. कभी डिपेंड करता ही नहीं है कि किस पाथ को फॉलो कर रहा है. इस पे बात पर निर्भर करता है कि हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है. लिख लिया. चलो एक और चीज़ लिखना है. इसके लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी डेवलप करना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इस पॉइंट P1 से P2 तक चल रहे हैं. तो चलने का एक ऐसा रास्ता है शॉर्टेस्ट, और एक ऐसा रास्ता है, और एक ऐसा रास्ता है. बोलो. 3 पाथ है. पाथ 1 P1, पाथ 2 P2, पाथ 3. अरे पाथ तो गड़बड़ा जाएगा भाई. मान लेते हैं डिस्टेंस. मान लेते हैं पहला है D1, ये है D2 और ये है D3. अब तुम बताओ मुझे कि ये जो कहानी है D1, D2, D3, सबसे छोटा पाथ किस पर है? बोलो. कौन है? कि D1. अच्छा, किसी भी कंडीशन में जाओगे क्या इससे छोटा कोई है? बोलो. तो याद रखना हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा होगा और एट मैक्स बराबर हो सकता है. किसके? डिस्टेंस के. किसके? पाथ का जो लेंथ होता है ना उसको बोलते हैं डिस्टेंस. क्या क्या? पाथ का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. यहाँ पाथ का लेंथ हमारा मान लेते हैं 200 मीटर है. यहाँ पाथ का लेंथ हमारा 100 मीटर है. यहाँ पाथ का लेंथ 500 मीटर है. तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर होगा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है. क्या हो सकता है? अदरवाइज हमेशा छोटा होगा. कौन? डिस्प्लेसमेंट. कौन बड़ा होता है? डिस्टेंस. वो या तो इक्वल हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में चला, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो दोनों बराबर होगा. अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा छोटा, डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा. और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है. किसके? डिस्प्लेसमेंट को. अरे समझा? यस और नो? डायग्राम मत बनाओ, ये लिख लो. नीचे स्टार देके लिखो. हो गया? डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ यही लिखना है. डायग्राम समझाने के लिए है, कथा मत बनाना. गायब. चलो बोर्ड पर देखो. एक लास्ट है. बताओ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? हैं? नहीं, गलत जवाब. ऐसा यूनिट होता है मीटर. ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होगा भाई. फीट भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है. किसका? अब ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? अब डायमेंशन बता दो फिर. हाँ, डायमेंशन बताना. एम. वाह वाह. डायमेंशन क्या होता है? एल. एल फॉर लेंथ. तो डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, आर्क लेंथ, सबके लिए क्या होता है? एल ही होता है. दुनिया कोई भी चीज़ जिसको तुम मेजर
मीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर स्क्वायर में नहीं, किस में, मीटर में। सबके लिए डायमेंशन क्या होगा, फटाक से लिख लो। एक होता है वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, और एक होता है स्केलर बेस्ड क्वेश्चन, स्केलर फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान होता है, और जैसे स्केलर फॉर्म में आते हैं ज्योमेट्री आ जाता है। क्या आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपका दिमाग का दही होने लगता है। सब क्वेश्चन में नहीं, कुछ एक क्वेश्चन में। आ जाए क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन वेक्टर बेस्ड वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि कम है टाइम, तो वेक्टर बेस्ड वाला क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। सुन लो, अब उतना भी आराम से तुम नहीं कर सकते हो। लिखो तो क्वेश्चन, लिखो तो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉमा इट्स मैग्नीट्यूड and direction for 2 points P1 P1 and P2। देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है P1 कैसे लिखना है। हो गया, हो गया। अब देख लो थोड़ा सा। सबसे पहले तो जब भी पॉइंट दिया रहेगा या कभी कभी पोजीशन ही दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, इट्स ओके। सबसे पहले हम लोग R1 लिखेंगे। क्या होगा R1, बोल जैसे 10। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x। दूसरा क्या होता है, इसमें पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x। दूसरा क्या होता है, बोलो R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10i कैप प्लस 20j कैप। क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू 10i कैप प्लस 20j कैप। और R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40i कैप प्लस 50j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आपने देखा S इज इक्वल टू, बोलो R2 माइनस R1। फटाफट घटाओ, तो i का i के साथ सबट्रैक्ट करोगे, 40 से 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 करोगे ना जी, तो 40 से 10 घटाओगे कि माइनस कहां से आएगा रे। कभी कभी तुम, पता नहीं तुम्हारा मेंटल स्टेट कहां कहां रह जाता है। दूसरा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, 50 से कितना 20, कितना आएगा, ये भी 30i कैप और ये भी 30j कैप। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहला क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं, अभी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बताया गया था कि रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और z होगा तो az स्क्वायर। इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं x कंपोनेंट, और इसको y कंपोनेंट, और z में होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, अगर मान लो ऐसा रहता है कि 30i प्लस 30j प्लस 30k, तो उस केस में हम लोग सिर्फ एक का स्क्वायर नहीं कहते कि हाँ 30 स्क्वायर और फिर से 30 स्क्वायर ना, उसका भी कर लेते, किसका, लास्ट वाले का। लेकिन अभी हमारे पास कितना है, 2, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 30 30 60, नहीं, ये वेक्टर है, 30 30 60 नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला एक नया बच्चा भी है, मैं लिख देता हूँ। ए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, अगर z होगा तो az स्क्वायर। सर ax क्या होता है, ay क्या होता है, az क्या होता है। ax को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो प्रोडक्ट में है। y को लिखते हैं कोफिशिएंट, सॉरी x बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ i, और y को बोलते हैं, ay को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ j के साथ जो प्रोडक्ट में होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ k के साथ जो प्रोडक्ट में होता है। तो यहाँ देखो,
अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसको मॉड में रखेंगे, रूट ओवर आई के साथ क्या था 30 स्क्वायर, और इसके साथ ये भी जे के साथ भी 30 स्क्वायर। 30 स्क्वायर ऐसा ऐसा कितना 30 स्क्वायर है, तो 2 इंटू 30 स्क्वायर लिख सकते हैं। 30 स्क्वायर को तो 30 निकल जाएगा, लेकिन 2 नहीं, तो मैग्नीट्यूड कितना आया इसका बोलो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 30√2 मीटर। कितना आया। अब तुम्हें डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन का मतलब tan थीटा, tan थीटा या tan अल्फा फॉर्मूला होता है y मतलब अपॉन z, सॉरी y अपॉन x। तो y क्या है सर, तो जो j का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट कितना है 30, और ax कौन है जो i का कोफिशिएंट है। तो बोलो क्या लिखूं यहाँ पर 30/30 कितना हो जाएगा बोल इसे। तो tan अल्फा का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो अल्फा बेवकूफ़ भी बता देता है कि कितना डिग्री होगा। बोलो कितना डिग्री 45। क्या ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं या नहीं है बोलो। हाँ क्या कुछ पूछ रहे हो क्या। अगर z आ जाएगा तो tan अल्फा नहीं लिखना होता है, तो z आ जाएगा तो फिर लिखना होगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तब वो डायरेक्शन कोसाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन। अरे समझा या नहीं समझा। हाँ तो समझा तो ठीक है, लिखो। डन, खुद से सब बना ली है, अच्छी बात है। तो 8-10 क्वेश्चन लेते जाइए, ज़्यादा नहीं, ग्रुप में डाल दे। नहीं मतलब बेहद कामचोर आदमी है, अरे लिख के जाओ। ग्रुप में तो डाला हुआ है 150 क्वेश्चन, बना लिया है। कौन है सर, गेम खेले से फुर्सत मिलेगा तब ना बनाएंगे हैं। गेम खेलता है कि नहीं, कितना देर, ईमानदारी से बोला, झूठ नहीं बोलता, जितना पूछ रहे उतना। अब कोई शेर कहे कि हम शिकार करना छोड़ दिया तो हम शाकाहारी हो गए हैं, घास फूस खा के काम चला लेते हैं। अब पहले टीममेट था, अब क्लासमेट गायब हो गया है सब। सबका कॉलेज। अब बताइए, ये दोस्तियों करता था सीनियर के साथ, कॉलेज स्टार्ट हो गया। हो गया। आप ही भाई साहब लोग पीछे रह जाते हैं। डायरेक्शन बोले हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल से पता चलता है भाई। डायरेक्शन किससे पता चलता है। क्या तुम पूरा वेक्टर पढ़ के पूछ रहा है कि अच्छा क्या होता है सर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किससे लिखता था, tan अल्फा से कि tan बीटा से, दोनों से। तो एंगल से पता करता था कि नहीं। हो गया। तुम लोग भी अगुताइए क्या नहीं। अच्छा ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन ले लो, घर से बना के लाना। ऐसे बनाता तो तुम लोग नहीं हैं। 150 क्वेश्चन भेजें भाई साहब, पूरा बनाइए, संडे को टेस्ट है। नहीं बनाइएगा तो झाल बजाइएगा। उसमें से भी आएगा, काहे नहीं आएगा। वेक्टर का टेस्ट है संडे को, केवल और केवल वेक्टर। ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 25-30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, अच्छा 25-30 क्वेश्चन होगा। 1 घंटे का टाइम देंगे। बोर्ड पर देखो भाई साहब, बोर्ड पर देखो, फटाफट होमवर्क लिख दो। पहले लिखो तो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। चलो डायरेक्शन नहीं देते हैं तुम लोगों को। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड
for each case. चार क्वेश्चन दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, निकाल के आना है। कुछ है नहीं, इस तरह के वेक्टर में कुछ जान प्राण नहीं होता है। कल के क्वेश्चन में जान प्राण होगा, बेसिक से लेके दिमाग लगाने वाला तक क्वेश्चन होगा। देखते हैं कितना लोग दिमाग लगा पाते हैं, लेकिन इसको भी बना के लाना